हाँ हाँ, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी, जिस मैं कह सकता हूँ हम विश्वगुरु तभी सही मानों में कहलाए। तो मैं शुरुआत आपकी करना चाहूँगा होशंगाबाद से। कि आप होशंगाबाद से एक छोटी सी जगह से निकले और रंग कर्म को आपने किस तरीके से जाना, क्योंकि छोटी जगह के लोग अक्सर रंग कर्म जैसी चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। और अब आपको कालिदास सम्मान से नवाजा गया है। इतनी छोटी जगह से राष्ट्रीय सम्मान पाना तो आपके लिए क्या महत्व रखता है? वैसे होशंगाबाद जो है छोटी जगह तो नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब हमारी पैदाइश हुई थी, तो मेरी सिर्फ पैदाइश ही वहाँ हुई है, क्योंकि उस वक्त जो थे मेरे माता पिता वहीं रहते थे। पिताजी वकालत करते थे वहाँ पर, और वो विलीनीकरण जब भोपाल स्टेट अलग था और सेंट्रल इंडिया अलग था, तब की बात है जब होशंगाबाद जो था वो सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था। भोपाल स्टेट को आज़ादी जो है वो 1 साल 1.5 साल बाद मिली। तब फादर यहाँ शिफ्ट हो गए, तो उस वक्त मेरे ख्याल में मैं रहा हूँगा 1.5-2 साल का रहा हूँगा। परंतु पैदाइश तो है, नर्मदा किनारे की पैदाइश है, तो उसको मैं रखता हूँ। मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में मैं होशंगाबाद की जन्म स्थान है मेरा, तो इस तरीके से तो ये है। रंग कर्म तो ऐसा है कि हमारा छोटा सा गांव है, था किसी वक्त भोपाल के पास ही एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था मंडीदीप। जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है कि मेरे ख्याल में आप लोगों का एक बंसल कॉलेज भी वहाँ आसपास भी कहीं पर, तो हम लोगों का वो गांव है, वहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। और रामलीला में अभी भी रामलीला जो है उतनी ही लोकप्रिय है लोग जनों के बीच में जितनी पहले हुआ करती थी। तो वही एक जरिया था। हमारे गांव में होती थी रामलीला, और राम बनता था कोई रावण, और उस वक्त की हालत ये थी कि वो सीता और कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी ये सब भी मेल कैरेक्टर ही करते थे। तो बहरहाल वहाँ से मैं मेरे ख्याल में 6-7-8 साल का रहा हूँ। तब वो उसमें कभी कभी हमें वानर सेना की आवश्यकता होती थी, तो वानर मुखोटा लगा के वानर सेना में भर्ती कर दिया करते थे। कभी राजा बना देते थे, वो धनुष तोड़ने वाले बहुत से राजा छोटे छोटे। लेकिन उस वक्त जो था एक ऐसा कोई रंग कर्म के प्रति कोई ऐसा समझ नहीं थी कि रंग कर्म ये होता है, क्योंकि छोटी जगह पर सर यही देखा जाता है कि लोगों को इसके बारे में मतलब जानकारी रहती नहीं है। हाँ, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। रंग कर्म उस वक्त मुझे नहीं लगता कि इतना पीछे था। लेकिन यहाँ से हमको एक छोटा सा एक जिसको बोलते हैं ना एक आभास होता था कि जो गांव के हमारे पड़ोसी, हमारे कोई जो भी जानने पहचानने वाले हैं या काका बाबा जिनको बोलते थे, उनमें से ही किरदार करते थे, तो वो बड़े लोकप्रिय हो जाते थे। आभास हुआ कि भाई मंच पर कोई किरदार करने से मनुष्य जो है वो बड़ा लोकप्रिय हो जाता है आदमी। तो वो एक मेरे ख्याल में रहा होगा। धीरे धीरे वो स्कूल कॉलेज और से होती हुई फिर आज यहाँ आपके सामने है कि आप इतने प्रतिष्ठित बंसल न्यूज़ में हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। सर ये आपका पहली बार आपने जैसे नाट्य जो मंचन है वो कब किया था? आपका कितने साल के थे आप, और आपको इसकी मतलब जानकारी कैसे मिली? क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो आपने कहाँ से आपको पता चला? रंग कर्म से आपका जुड़ाव मतलब किस तरीके से हुआ? देखिए, पहले तो जो हम स्कूल कॉलेज में करते थे, स्कूल कॉलेज के जो वार्षिक उत्सव होते थे उसमें करते थे, या गणेश उत्सव के दिनों में छोटे बच्चे इकट्ठा करके उनके साथ नाटक करते थे मज़े के लिए। और स्कूल से फिर कॉलेज, तो पहला बाकायदा रंगमंच पर मेरा एक छोटा सा नाटक था आधा घंटे का। वो मैंने किया था जब मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे अब मैनिट कहते हैं, उसमें मैं पढ़ता था। वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर किया है 1971 में। तो वहाँ के हॉस्टल फंक्शन में मैंने शुरुआत की थी। लड़कों को कोई चीज़ें कुछ प्रेजेंट करना था, नाटक या स्किट्स, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा आधा घंटे का नाटक बुंदेलखंडी में किया। अच्छा। तो वहाँ से उस स्टाइल में मैंने एक छोटा सा नाटक था, मजाकिया ही था, वो किया था। वो मुझे याद है। तब से फिर उसके बाद आपका ये सिलसिला चालू हो गया।
सर आपने बाबा कारंत जी के साथ भी किया है प्ले, तो उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि भोपाल में मतलब उन्होंने जिस तरीके से मुकाम दिया थिएटर को, तो वो उनका नाम हमेशा लिया जाता है। आपने भी उनके साथ जुड़ के कार्य जी, बहुत काम किया मैंने उनके साथ। ये सिलसिला चलता रहा। कॉलेज मेरा पूरी पढ़ाई हो गई और मैं सरकारी नौकरी में लग गया था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में। इसके पहले मैंने आकाशवाणी में ज्वाइन कर लिया था। आकाशवाणी में मैं ड्रामा वॉइस था और काफ़ी ड्रामे करते थे हम लोग। 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद ने एक थिएटर वर्कशॉप अरेंज की थी और उस थिएटर वर्कशॉप में मेरे ख्याल में पहली मर्तबा मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की वर्कशॉप की गई थी। बाबा कारंत उसके निर्देशक थे और उन्होंने उसमें करीब हम लोग 60 लोगों को लिया था उसमें प्रशिक्षण के लिए। और इसके अलावा बाकी दीगर जो साहित्यकार थे या पत्रकार थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इन लोगों की एक टीम बनाई थी जो ऑब्जर्वर थे, जो देखते थे क्या कर रहे हैं हम, कैसा कर रहे हैं, ताकि रंग कर्म का प्रचार प्रसार जो है पूरे मध्य प्रदेश में हो सके। तो वो वहाँ पर से हमको एक्चुअली कहें तो रंग कर्म क्या होता है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, वहाँ से हमको पता पड़ा। उसके पहले तो हम ये मतलब भोपाल के लिए भी वो नया दौर था। बिल्कुल भोपाल के लिए नया था, पूरे मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के लिए भी नया था। तो वो जो एक थिएटर वर्कशॉप थी उसमें करीब 2 महीने की वर्कशॉप थी और उसमें अलग अलग विधा के एक्सपर्ट्स, नृत्य के लिए कपिला बादशाह बहुत बड़ी नृत्यकार हुई हैं, वो आती थी। मेकअप के लिए राममूर्ति एक थे जो आते थे और लाइट्स के लिए भी वही आते थे। कॉस्ट्यूम्स के लिए कारंत जी की पत्नी प्रेमा जी वो आती थी और सेट डिज़ाइनिंग के लिए भी। तो वहाँ पर हमको संपूर्ण प्रशिक्षण जो है नाट्यकर्म का मिला। और चूंकि मैं आर्किटेक्ट था तो मुझे ख़ास तौर से थिएटर के सेट डिज़ाइनिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि इंटीरियर और आर्किटेक्चर एक साथ, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, मुझे अप्रिशिएट भी किया गया। और एक्टिंग तो मैं बचपन से करता ही था, जैसे हालांकि वानर सेना से शुरू की थी, लेकिन थिएटर का जो आनंद है वो हमें कारंत जी की वर्कशॉप में आया। उन्होंने 2 फुल लेंथ प्ले किए थे, रसगंधर्व और एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष का, और रसगंधर्व था मणिमधुकर का। सर जॉब मतलब आपका जॉब के साथ थिएटर का तालमेल मिलाना कितना मुश्किल रहा और किस तरीके से आप उनको साथ साथ करते रहे? आपने आपका मतलब गवर्नमेंट जॉब के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब इन चीज़ों को अलग करते हैं, अब सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त हमारे यहाँ इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर में विधा प्राप्त किए हुए लोग बहुत कम थे और तुरंत हमको इसीलिए सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि हम आर्किटेक्ट थे और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में। तो होता ये था कि शौक तो लग गया कि भाई रामलीला और स्टेज का शौक और रंग कर्म क्या होता है, ये सारा शौक तो लग गया। हम दफ्तर के टाइम के बाद शाम को नाटक करते थे और हमारे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते थे, ऑफिस में भी 1-2 मिल जाते थे, बाहर की भी हमारी मंडली थी। तो इस तरीके से वो चलता रहा साथ साथ में। हालांकि कई बार परेशानी होती थी, कहीं बार जैसे मान लीजिए शो ले जाना हो, या जैसे मेरी पोस्टिंग बीच में 4-5 साल इंदौर में हो गई थी, तो मैं भोपाल आके कभी कभी नाटक करता था। वो छुट्टियों की परेशानी होती थी, क्योंकि कला को इतना महत्व उस समय मुझे लगता है कि शासन के तरफ से नहीं मिलता था। लेकिन उस समय एक यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, और जो कला परिषद का काम देखते थे वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता था, संस्कृति का या कलाओं का। तो उसमें अशोक वाजपेयी करके सचिव हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया। तो धीरे धीरे शासन की भी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन होकर रंगकर्म को भी उतना ही महत्व दिया जाने लगा और पूरे प्रदेश में रंगकर्म होने लगा, संगीत के कार्यक्रम होने लगे। तानसेन समारोह सिर्फ ग्वालियर में होता था, लेकिन उसके पहले और कहीं पर कोई संगीत समारोह या नृत्य समारोह नहीं होता था। लेकिन उसी दौरान जो है कई जगह इस तरह के उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी का गठन हुआ और उसके माध्यम से तरह तरह की गतिविधियां जो थी साहित्यिक
से लेकर और नृत्य और गायन और रंगकर्म की गतिविधियाँ पूरे प्रदेश में फैली। तो तब जब जाकर हमें वो थोड़ा सा राहत मिली, अदरवाइज मुश्किल तो होती थी। ये बात सही है आपका, क्योंकि प्रशासन को उससे कोई मतलब नहीं कि आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं, उनका तो यही कहना था नहीं आप काम करिए, सरकारी काम। तो ये थी, लेकिन उसमें तालमेल बिठाते रहे। कुछ लोग छोड़ देते हैं, अपने कैरियर में लग जाते हैं अपने, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। और सर भोपाल थिएटर्स की शुरुआत किस तरीके से हुई फिर? जी, रंगकर्म तो करते रहते थे भोपाल, ये सब जगह मेरे ख्याल में थिएटर रंगकर्म करने वालों की ये एक रहती है कि मंडलियाँ बनती हैं, मंडलियाँ टूटती हैं, मंडलियाँ टूटती हैं, मंडलियाँ बनती, तो ये चलता रहता था सिलसिला। इस बीच में मैंने कई रंग मंडली बनाई और वो टूटी भी। अंत में जाकर 1981-82 में मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुझे पहली मर्तबा बाकायदा एक निर्देशक के तौर पर स्थापित होने का मौका मिला। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने एक उर्दू नाट्य समारोह करने का निश्चय किया था और उसमें मुझे इनवाइट किया एज ए डायरेक्टर उन्होंने। तो पहला मेरा नाटक था उर्दू नाटक, मुस्लिम सब्जेक्ट था, वक्त के करहाते रंग। वो मैंने किया और उसमें यहाँ के बहुत सीनियर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हुआ करते थे और यहीं के लोकल एक राइटर ने उसको लिखा था, इब्राहिम यूसुफ साहब, अब नहीं है वो। और वो नाटक बहुत पसंद किया गया, मेरा पहला था। तो मुझे तब से एक पहचान मिली एज ए डायरेक्टर। एक्टर तो ठीक है, एक्टर अपनी जगह है, पहचान मिली और तब से मैंने अपनी मंडली उसी समय से बनाई, भोपाल थिएटर्स उसका नाम रखा। और उसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे छोटे थे वो भी शामिल हो गए और भी हमारे मित्रगण थे। और उसमें मैंने कोई ऐसा नियम नहीं रखा कि आप किसी और संस्था में हैं तो वहाँ से इधर नहीं कर सकते या मेरे यहाँ से कहीं और नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन वाज इनवाइटेड और ईश्वर की दया रही, लोगों का साथ रहा, दर्शकों का, कि उसमें जरूर जुड़ते गए और अभी भी वही उसी स्टाइल में चल रही है भोपाल थिएटर्स। और लगातार हम लोग नाटक करते रहते हैं, मित्र लोग जुड़ते रहते हैं। और रीता मैम से आपकी मुलाकात भी थिएटर करते ही समय हुई? हाँ, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी, जिसमें कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी थिएटर तो कर ही रही थी काफी समय से। वो बल्कि मुझसे सीनियर, आपसे सीनियर। अगर आपको खैर वो तो बहुत पुरानी बात है, ये जब रविंद्र भवन का जब उद्घाटन हुआ था, जब बनकर तैयार हुआ था और उसका, तो उसमें पहला नाटक जो है वो हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर की ही एक कथा या नाटिका थी, शोध बोध। उसमें बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय की अपनी यात्रा शुरू की। तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई कारंजी की वर्कशॉप में, थिएटर वर्कशॉप में 1973 में, और वहाँ मुलाकात हुई और फिर मित्रता हो गई और हम लोग थिएटर साथ में भी कर रहे थे। कारंजी के निर्देशन में हमने काफ़ी काम किया है। एक प्ले था, उन्होंने किया था पंछी ऐसे आते हैं, अशी पाखरे एती, ये मराठी नाम है, उसमें हम दोनों थे। उसके पहले भी जो हुए मोहन राकेश का एक छतरियाँ कारंजी ने किया था, उसमें भी हम लोग साथ में थे। और इस तरीके से हम लोगों का सिलसिला चलता रहा और 1976 में हम लोग जीवन साथी हो गए। ये हमारी कहानी है। सर मुंबई जाने का एक आपका जो रहा, जी, जैसे आप पहले दिल्ली गए, आपको आपके सरकारी काम से आपको वहाँ पढ़ाई के लिए भेजा गया, फिर अचानक मुंबई जाने का फैसला लेना और आपका पहला सीरियल था चुनौती, उसमें जाने का क्या एक इत्तेफाक बना और कैसे सहयोग बनता चला गया कि आप उस ओर पूरी तरीके से चलते चले गए? मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जितनी चीज़ें हुई हैं वो इत्तेफाक से ही हुई हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रही, बट बड़ा कैलकुलेटिव हूँ मैं, बहुत ही प्लान्ड हूँ। मतलब कोई चीज़ कभी मैंने किसी चीज़ की अनप्लान्ड वे से कोई मैंने रिस्क भी नहीं लिया है। सरकारी नौकरी में अच्छी खासी पोजीशन पे था, मैं डिप्टी डायरेक्टर था टाउन कंट्री प्लानिंग में और एक पूरे विभाग का इंचार्ज था। उस वक्त भोपाल डिवीज़न काफ़ी बड़ा हुआ करता था, रेवेन्यू डिवीज़न जिसको बोलते हैं, जिसमें नर्मदापुरम भी जो अब हो गया है अलग और भोपाल भी था। तो इस तरीके से 7 डिस्ट्रिक्ट मैं अपना काम देखता था मैं, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का। मुझे दिल्ली मास्टर्स करने के लिए उन्होंने भेजा, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, सरकारी नौकरी के रहते हुए।
तो वहाँ पर मैं 2 साल मैंने अपना कोर्स किया, पूरी तरह से इन्वॉल्व था मैं अपने काम में जी। और थिएटर शाम को यहाँ करते ही थे, तो संतुष्ट थे। वहाँ पर चूंकि नया नया दूरदर्शन कलर्ड टेलीविज़न शुरू हुआ था, उसमें सोप शुरू हुए थे, जिसमें आपको याद होगा उस वक्त हम लोग चलता था दूरदर्शन पे, हम लोग बड़ा पॉपुलर था, बुनियाद शुरू होने वाला था। तो वहीं पर एक बम्बई के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने नाटक देखा हुआ था मेरा, एक तरीके से बहनोई मेरे हैं, वो प्रोड्यूसर तो थे ही। उन्होंने मेरा नाटक देखा हुआ था और चूंकि जब छोटी बहन की शादी उनसे हुई तो वो प्रभावित इतने हो गए कि उन्होंने वहाँ भी थिएटर शुरू कर दिया बम्बई में। हालांकि वो बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, तो वहाँ से उनको ये चस्का लगा और फिर उन्होंने इंदौर में जो मेरी संस्था थी संवाद, उसी नाम से उन्होंने अपना प्रोडक्शन आर्ट खोल दिया, संवाद। जैसा मैंने कहा कि मंडलियाँ बनती हैं, टूटती हैं, वो तरह उन्होंने मुझे ऑफर किया। वो एजुकेशन सिस्टम पर एक सीरियल बना रहे थे दूरदर्शन के लिए, चुनौती जी। उसमें चूंकि वो केंद्रीय पात्र को किसी जाना पहचाना चेहरा नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। मेरा नाटक देखा हुआ था और मैंने भी ये सोच के कि एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, ये सोच के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो दिल्ली से आने के बाद जिस संस्थान में मेरा एप्को करके एक संस्थान था, जो शासन का ही एक रजिस्टर्ड बॉडी थी, उसमें मैं स्पेशल ऑफिसर था। और तो वहाँ जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मुझे जिस तरह कन्वीन में छुट्टियाँ होती थी वो मुझे देते रहे। तो वहाँ से मेरी चुनौती की यात्रा शुरू हुई। तो मैंने कहा चुनौती है, काम ख़त्म हो गया, अच्छा चला, काफ़ी लोग जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम पे था, तो वो उस समय मुझे लगता है कि शिक्षा नीति में काफ़ी परिवर्तन उसके बाद हुए हैं। शिक्षकों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तनख्वाहें भी अच्छी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि जॉब का आखिरी अगर कहीं नहीं मिल रही नौकरी तो यार मास्टर तो हो जाए। तो उसके बाद नज़रिया बदला है, सरकार का भी बदला है और लोगों का भी बदला है, कॉलेजेस का भी बदला है। तो फ़र्क पड़ा उस सीरियल के बाद। उसके बाद मैंने कहा ख़त्म हो गया काम, लेकिन इत्तेफाक से फिर उसके बाद एक ऑफ़र मिलते रहे। तो 8-10 साल तो मैंने किसी तरीके से 2 कश्तियों में सवार रह के काम चलाया, छुट्टियां और कभी विदाउट पे और किस तरीके से। लेकिन बाद में मैंने कहा कि नहीं, अब रिटायरमेंट के लायक मैंने नौकरी भी कर ली है, 23 साल नौकरी की, तो अब मैं यहाँ से BRS ले लेता हूँ और पूरी तरह वहाँ काम करता हूँ। तो ये जैसा इत्तेफाक मैंने कहा ना, तो अब मुझे फिर उसके बाद 1996 में मैंने BRS ले लिया। फिर आप पूरी तरह से मैं मुंबई रहने लगा। यहाँ घर था और पेंशन तो मिलती, और मेरे ख्याल में अब तक तो मुझे लगता है कि जितनी नौकरी की मैंने 23 साल उससे ज़्यादा पेंशन ले चुका हूँ। उसके बाद फिर काम करने का सिलसिला लगातार मुंबई में जारी चलता रहा और भोपाल में भी बीच में जब भी वक्त मिलता था मैं आके अपना भोपाल थिएटर्स के प्रोडक्शन करता रहा हूँ लगातार। रीता जी यहीं पर थी, वो भी केंद्रीय विद्यालय में PGT थी अंग्रेज़ी की, तो वो इस संस्था को चलाती रहीं, हम लोग करते रहे काम, वो करती नहीं, जब मैं रहता तो मैं करता था, और अब आपके सामने। लेकिन आजकल के जो है जिस तरीके का माहौल चेंज हुआ है, लोग सिनेमा को जिस तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सर उस मुकाम को छोड़ के आ गए। चाहते तो अभी भी इन्वॉल्व रहते उन चीज़ों में जी। और करते रहते, लेकिन अपने आप को उन चीज़ों से अलग करना कितनी बड़ी चुनौती रही आपके लिए? हाँ, ये चुनौती तो है अभी भी। वो जिसको कहते हैं ना हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, कि जिसको एक बार चेहरे पे मेकअप लग जाता है वो छोड़ता नहीं है उसको, भले ही वो काम ना हो तो उसी की बातें करता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत प्लान्ड आदमी हूँ। जब मैंने देखा कि फाइनेंशियली मैं अब सुदृढ़ हूँ और अब मुझे वहाँ आनंद नहीं आ रहा, सिर्फ पैसे के लिए मुझे काम नहीं करना। मेरा थिएटर चलता रहता था लेकिन उतनी तेज़ी में नहीं चल रहा था, तो मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पर आऊँगा। और उस आने के पहले मैंने अपनी जो एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है रोज़ी रोटी की, वो मैंने उसको सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको तिलांजलि दे दी, पूरी तरह से तिलांजलि नहीं दी कि अभी भी मित्र लोग हैं बहुत, कभी कभी
इसरार करते हैं तो करते हैं उनके साथ। जबकि इस वक्त बहुत अच्छा नज़र वो है सिनेरियो जो है हमारा सिनेमा का भी, उसमें कहानियाँ बदल गई हैं। पहले जो सिर्फ स्टार के बेसिस पे हीरो हीरोइन और विलन और दो चार नाच गाने और एक आध वो आइटम सॉन्ग डाल दिया, वो नहीं चलती हैं। आप देख लीजिए बड़ी से बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अब अच्छी कंटेंट बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड, अभी वो नहीं है कि हीरो कैरेक्टर है तो वो मेन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उस तरह की कहानियाँ फिल्मों में भी आने लगी हैं और ये सोशल मीडिया ने तो पूरा द्वार खोल दिया। आप देखिए इसमें OTT पे जो वेब सीरीज तो नए ट्रेंड लेके आया है। कुछ थोड़ा सा उसमें वो चीज़ें हैं जो सामूहिक रूप से देखने के काबिल नहीं होती। उसके पीछे सरकार को कुछ करना चाहिए, सेंसर बोर्ड की तरह कोई एक एजेंसी करके जो इस पे कंट्रोल करे। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत अच्छा पीरियड है, टेलीविज़न का भी है और OTT प्लेटफॉर्म का तो है ही, फिल्में भी अच्छी बन रही हैं। तो ये एक है, तो मैं अपना थिएटर करता हूँ पूरी तरह से, हर तरह का मैं जो जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसा करता हूँ, जो मुझे पसंद है। और मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि जो मुझे पसंद है वो लोगों को भी पसंद आए। आता भी है सब लोगों को पसंद और वो चीज़ें। शुक्रिया। जिस तरीके से आपने मतलब टीवी में भी किया और हिंदी सिनेमा में भी किया और थिएटर में भी, ये तीनों चीज़ों का आपको अनुभव रहा है। अब अलग तरीके का ट्रेंड आ गया, आप टीवी अब देखते हैं, आप जब टीवी सीरियल्स देखते हैं तो उनका जिस तरीके से स्तर गिरा है, क्योंकि हिंदी सिनेमा का तो स्तर बड़ा है, लेकिन टीवी सीरियल का जो स्तर जिस तरीके से वो बनाया है, उसने रियलिस्टिक चीज़ खत्म कर दी उन्होंने। तो उस पर आपको थोड़ा तो अफसोस होता होगा कि मैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहना बिल्कुल सही है कि टीवी पर जो एक कंटेंट आ रहा है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको स्तर का कहा जाए। एक ज़माना था जब दूरदर्शन या दूसरे जो प्राइवेट चैनल भी थे बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छी कहानियाँ, हमारी साहित्यिक जो कृतियाँ हैं उनको टेलीविज़न पर लाने का एक श्रेय जो जाता है शुरू में वो टेलीविज़न को ही जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि मार्केट बहुत हावी हो गया, यानी अपनी तरफ से टेलीविज़न ने कोशिश की होगी लेकिन मार्केट ने इतना ज़्यादा उन पर दबाव डाला है कि उनके कंटेंट की वजह से वो उनके हिसाब से स्टोरीज़ को बनाते हैं कि वो लोग अगर देख रहे हैं तो वो वही देखते रहें और फिर उनके साथ उनके विज्ञापन भी देखते रहें। कुछ अपवाद छोड़ दें, इक्का दुक्का जो आते हैं, उसके अलावा बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियल ऐसा है जिससे हमारे समाज को, हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उससे मुझे लगता है नुकसान ही हो रहा है। सर मैं लास्ट ये और जानना चाह रहा था कि जैसे थिएटर भी एक जागरूकता का काम करता है समाज में। बिल्कुल। प्ले जो हो रहे हैं अभी आप मतलब जैसे प्ले को चुनना कितना मुश्किल रहता है, और आप ऐसे कभी देखने जाते हैं और आपको लगता है यार इस तरीके का प्ले मतलब दर्शकों में नहीं दिखाना चाहिए, तो वो आपकी क्या राय रहती है उन चीज़ों पे? हाँ बिल्कुल, मेरी पक्की राय रहती है कि जो जिस तरह का कंटेंट हमें समाज को दिखाना चाहिए उसमें मनोरंजन के साथ साथ हमें एक संदेश भी देना चाहिए। और वो जो समस्याएं लोगों के बीच में हैं, पति पत्नी के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, या बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, उनको वहाँ पर दिखाकर उसका हमको हल बताना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है। सिर्फ दिखाने से काम नहीं होगा, दिखाने वाले काम तो अखबार करते ही हैं, वो तो सिर्फ हमारा काम जर्नलिज्म नहीं है। हमारा काम जो है उस समस्या को दिखाकर उस समस्या का समाधान भी दिखाना। जैसे आजकल मैं देखता हूँ, कविताएं भी पढ़ता हूँ, तो उसमें एक तरह का जर्नलिज्म है। आप समाज की कुरीतियों को दिखा रहे हैं, राजनीतिक जो है उलट पुलट उसको दिखा रहे हैं, उसको बात करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान भी तो बताइए। तो ये एक अजब किस्म का, और फिर दूसरे बट गए हैं सब, एक खेमा ये है, एक खेमा ये है, वो सारी पार्टियों में बट गए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे रंगकर्म की, हमारी सारी कलाओं की यही जिम्मेदारी है कि समाज को एक अच्छा समाज, संवेदनशील समाज बनाए, ताकि हमारे देश का नागरिक जो है संवेदनशील बने, और उसी में से नेता और आपके सरकारी कर्मचारी और पुलिस बनते हैं। तो वो संवेदनशील होंगे तो हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का नागरिक जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और हम राजगुरु, हम विश्वगुरु तभी सही मायनों में कहलाएंगे। हाँ, तब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। इसीलिए सर आपको रंगकर्म के क्षेत्र में कालिदास सम्मान मिला है, क्योंकि आपने उस नैतिक जिम्मेदारी को समझा और उस पर आप हमेशा दृढ़ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके ज़रिए मैं लोगों से अपनी बात कह पा रहा हूँ।
कालिदास सम्मान जो है वो रंगकर्म के लिए मिला ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केवल मेरे लिए है, ये सारे रंगकर्मियों के लिए है, और विशेष तौर से हमारे मध्य प्रदेश के रंगकर्मियों के लिए है, क्योंकि रंगकर्म जो है वो अकेले नहीं होता। हाँ, अकेले तो ये विधा जो है वो सामूहिक विधा है। मुझे मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने उनकी तरफ से इसको ग्रहण किया है और इन्हीं को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।